वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्ट 11 ऑफ ट्रैप्ड विद द बीस्ट। जब रात के 3 पहर बीत गए और चौथा पहर शुरू हुआ तभी हवेली से कोई काले रंग की चादर ओढ़े दबे पांव बाहर निकला। उसके हाथ में हल्की रोशनी वाला एक लालटेन था। चादर में छुपा उसका चेहरा इधर उधर घूम रहा था और वह शख्स अपनी काली आंखों से देखने की कोशिश कर रहा था कहीं कोई जागा हुआ तो नहीं है। जब वह संतुष्ट हो गया कि उसे कोई नहीं देख रहा तब वह शख्स अपने कदमों को तेज कर हवेली के पीछे चला गया। वहीं उधर अभ्रम और नीति एक दूसरे के सामने खड़े थे, मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। नीति भी उसे स्माइल करते हुए देख रही थी कि तभी अभ्रम ने नीति का हाथ अपने हाथों में लेकर उसे अपने करीब किया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके करीब होने लगा। नीति संभल से अपनी पलकें झुकाए खड़ी थी। अभ्रम की नजदीक किया, उसे भी अच्छी लग रही थी। जैसे ही अभ्रम उसके होठों पर अपना एहसास छोड़ने को हुआ कि तभी अचानक से नीति उसके सामने से गायब हो गई। ये देख कर अभ्रम चौंक गया और वो नीति को इधर उधर देखते हुए उसे ढूंढने लगा। जब नीति उसे कहीं नहीं दिखी तो वो जोर जोर से उसका नाम लेकर चिल्लाने लगा और तभी उसे नीति की एक झलक दिखी और वो खुश हो गया। अब हम जैसे ही उसके पास जाने लगा, नीति को एक काले साए ने अपनी चपेट में ले लिया और एक बार फिर उसके देखते ही देखते नीति उसकी आंखों के सामने से गायब हो गई और उस काले साए ने नीति को अपने अंधकार में खींच लिया और गायब हो गया। ये देखकर उसके चेहरे पर डर के भाव आ गए और वो नीति को खो जाने के डर से नीति के खो जाने के डर से वो उसका नाम जोर जोर से चिल्लाता रहा और तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सामने ठाकुर वही चेयर पर बैठा उसे देखते हुए जोर जोर से हंसने लगा। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, अब वो तुमको कभी नहीं मिलेगी। अब हमने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर ली और एक बार फिर भी जोर से चिल्लाया और तभी अचानक से उसकी आंख खुली और वो गहरी गहरी सांस लेने लगा। अब हमने अपनी भारी सांसों पर संयम पाते हुए धीरे से कहा, टर्टल। वही जिस शख्स ने उसके कंधे पर हाथ रखा था वो अचानक अभ्रम के होश आ जाने पर डर गया और डर का कुछ कदम पीछे हट गया। और हम धीरे से पीछे मुड़ा और अपने सामने खड़े शख्स को देखा जिसका चेहरा काली चादर से ढका था पर उसके पहनावे से वो एक औरत लग रही थी। उसी पल अभरम के सिर में तेज दर्द हुआ और उसने एक हाथ से अपने सिर को पकड़ लिया। उसके सिर पर लगी चोट से खून बहकर सूख गया था। वहीं उसी कमरे के एक कोने में जैगवार अभी भी बेहोश पड़ा था। अभरम उठकर बैठ गया और अपने सामने खड़ी औरत को देखते हुए कहा, तुम कौन हो? उस औरत ने कहा, हम कौन है ये जानने से ज़्यादा ज़रूरी है आपका ये बात जानना कि आपके साथ ये सब कहाँ हो रहा है। उसकी बात सुनकर अभरम की भौहें तन गई। फिर उसने अपना सिर सहलाते हुए कहा, मैं जानता हूँ ये सब ठाकुर कर रहा है। वे नहीं चाहता कि इस गांव में हॉस्पिटल बने। उसे बीच में टोकते हुए औरत बोली, ये बात अलग है। ये ठाकुर चाहते कि गाँव पिछड़ा है, कभी आगे ना बढ़े, पर बेला ठाकुर की जीत है। अभरम ने कन्फ्यूजन में उसे देखते हुए कहा, बेला ये कौन है? वो औरत बोली, आपकी पत्नी बेला और आपका आदमी दोनों ठाकुर के कब्जे में है। ये सुनते ही अभरम के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए और उसने सख्त चेहरे से अपने सामने खड़ी औरत को देखते हुए, उसका नाम नीति है, बेला नहीं। उसकी बात पर वो औरत हल्का सा हंसते हुए बोली, बेला ने शहर जाकर अपना नाम तो बदल लिया पर अपनी किस्मत नहीं बदल पाई, इसलिए तो आज 3 महीने बाद फिर से चिड़िया कैद हो गई। कहते हुए उसने एक आह भरी। इतने दिनों से यही तो जानना चाहता था कि आखिर नीति कौन थी, कहाँ से आई थी, क्या वो किसी की जासूस थी? इसलिए अभ्रम उसकी बातें सुनकर हैरान था। अभ्रम ने दीवार का सहारा लिया और उसे टिक कर बैठ गया। उसने अपना एक घुटना मोड़ा और उसके ऊपर अपना एक हाथ रखकर कहा, अगर वह नीति नहीं बेला है तो मुझे बताओ उसके बारे में। मैं सब जानना चाहता हूँ जिसे मैंने अपनी जिंदगी में शामिल किया है। वो कौन है? उसकी असली पहचान क्या है? वो औरत बोली, हम आपको सब बताएंगे पर उससे पहले आपको जानना होगा कि ठाकुर कौन है और क्या है इस गांव की कहानी और काली पहाड़ी की पिशाचनी। इन सब के बारे में आपको जानना होगा। काहे कि एक की शुरुआत वहीं से हुई है। लगभग 3 महीने पहले फूलपुर गांव धर्मनाथ ठाकुर के आदमी एक घर के बाहर हाथों में हथियार लिए खड़े थे। लाखन जीप के बोनेट पर बैठा था और उसके हाथ में एक शॉर्ट गन थी। वहीं झुमरू और हरिया जीप के अगल बगल खड़े थे और सामने का नजारा देखकर हंस रहे थे। वहीं चकिया कुछ आदमी के साथ मिलकर उस घर में से बर्तन निकालकर बाहर फेंक रहा था। तभी एक आदमी और औरत दोनों ही लाखन के सामने जाकर घुटनों के बल बैठ गए और अपने दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए वो आदमी बोले, लाखन बाबू ई का करत हो? हमारे घर का सारा सामान काहे फेंकत हो? उस आदमी की पत्नी भी उसका साथ देते हुए बोली, हाँ लाखन बाबू, ई जुल्म ना ही करो, हम गरीब लोग हैं। लाखन अपने मुंह में ठोसा पान थूक कर बोला, अरे सुन हरिताई, हम जुल्म कहाँ कर रहे हैं, हम तो वसूली कर रहे हैं। और सुखदेव काका गिड़गिड़ा कहाँ रहे हो? हमको तुम्हारी गिड़गिड़ाहट ना ही चाहिए, ना ही पैसा चाहिए। चाहिए जो तुम ठाकुर साहब से ब्याज पर लिए हो। अब चुपचाप से या तो पैसा लौटा दो, नहीं तो हम तुम्हारे घर पर कब्जा कर लेंगे। सुखदेव दोनों हाथ जुड़े गिड़गिड़ा कर बोला, लाखन बाबू, हम इतना पैसा कहाँ से लाए? हम तो खेती करे वास्ते पैसा लिए, पर बरसात में हमारी सब फसल खराब हो गई, मुनाफा की जगह और नुकसान हुई गवा। ये खुद कहते हुए सुखदेव ने लाखन का पैर पकड़ लिया। तभी लाखन ने उसे ठोकर मारी तो सुखदेव पलटता हुआ पीछे गिर गया। तभी 2 लड़कियां जो बाहर से अंदर आ रही थी वे ये देख कर भागते हुए सुखदेव के पास चली गई और उसे साथ उठाने लगी। एक लड़के ने सुखदेव को संभालते हुए कहा, बाबा तुम ठीक हो ना? वहीं दूसरी लड़की
लाखन के सामने जाकर खड़ी हो गई और उसने अपनी काली काली गोल आंखों से लाखन को घूरते हुए कहा, तुम्हारे अंदर इंसानियत है या नहीं लाखन? अरे कम से कम सुखदेव काका के उम्र का तो ख्याल करो, उम्र में तुमसे बड़े हैं, तुमको शर्म नहीं आई? उन्हें ठोकर मार दे। लाखन उस लड़की को घूरते हुए गाड़ी के बोनट से कूद कर उतरा और तेज आवाज में बोला, ए बेला, तू बीच में मत आई, तोहरा मामला नहीं हमरे और ए के बीच की बात है तो तू चुपचाप से किनारा पकड़, नहीं तो दाग देंगे गोली तोरे अंतर भी। लाखन की बात पर बेला कुछ कहती उससे पहले ही सुनहरी ने कहा, बेला लाकी, तुम दोनों अंदर जाओ, हम हैं ना, हम बात कर लेंगे। सुखदेव ने भी इसी बात को दोहराया तो लाकी बेला को लेकर अंदर चली गई। कमरे में आते जाते ही लाकी रोने लगी तो बेला ने उसे चुप करवाते हुए कहा, अब तुम काहे रो रही हो? लाकी रोते हुए बोली, लाखन वसूली करे आया था, बाबू ठाकुर साहब से ब्याज पर पैसा उधार ले रहे हैं। बेला उसे समझाते हुए बोली, देखो तुम खामा रोवत हो, ठाकुर साहब काका को पैसा चुकाने वास्ते और समय दे देंगे। उसकी बात सुनकर लाकी का रोना बंद हुआ। तभी सुनहरी अंदर आई तो लाकी जल्दी से उठते हुए बोली, अम्मा बाबा कहाँ हैं? सुनहरी बोली, ओ लाखन के साथ गए हैं ठाकुर साहब से बात करने, तू चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। तू सही बोली काकी, हम भी इतनी देर से लाकी को समझावत रहे पर ये कि भोला के बेल की तरह आंसू बहावत रही, पर अब तुम बोली हो तो चुप हुई है। कहा, अच्छा काकी, अब हम चलते हैं, हमारी अम्मा अम्मा हमारी राह दिखत होगी। सुनहरी ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। बेला अपने घर चली गई। वहीं लाकर सुखदेव के साथ हवेली आ गया। सुखदेव आज हवेली पहली बार आया था। हवेली की चकाचौंध देखकर सुखदेव की आंखें फटी हुई थी। तभी धर्मा ठाकुर को सामने देखकर उसने हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया। ठाकुर के साथ पंडित बैठा था और वो किसी की कुंडली देख रहा था। जब ठाकुर की नजर सुखदेव पर गई तो उसने कहा, क्या हाल चाल है सुखदेव? आज हवेली कैसा आना हुआ? सुखदेव ने बिना एक पल की देरी किए सब ठाकुर को बता दिया। ठाकुर ने घूरकर लाखन को देखा और टेबल पर रखा एक छोटे आकार की वस्तु को उठाकर लाखन पर फेंकते हुए उसे एक गाली दी और उसे डांटते हुए आगे बोला, हम गांव वालों की पूजा करते, गांव सारे लोग हमारे अपने हैं और तूने हमारे लोगों पर हाथ उठाया। ये सब देखकर सुखदेव खुश हो गया। उसके मन में ठाकुर के लिए इज्जत और बढ़ गई। तभी ठाकुर ने लाखन को घूरते हुए आगे कहा, निकल जा, हमारी हवेली से दूर हो जा। हमारी नजरन से ठाकुर की बात मानकर लाखन चला गया और सुखदेव ठाकुर के चरणों में गिर गया और उसे अपना दुखड़ा सुनाने लगा। ठाकुर के चेहरे पर कोमलता और दयालुता के भाव लाते हुए बोला, देख सुखदेव, हम तुम्हारी परेशानी समझते हैं, पर का है ना, इस साल हमारा बहुत नुकसान हुए हैं, हम अब एक और नुकसान झेल नहीं पाएंगे। इतने में ही पंडित बात काटते हुए बीच में बोला, ठाकुर साहब, आपके ऊपर शनि का दोष है, शनि महाराज आपकी कुंडली में विराजमान है। ठाकुर चौंक कर बोला, का बोले? अगर ऐसा है तो पंडित जी कौन उपाय निकालो। पंडित अपनी पवित्र पत्रिका और ठाकुर की कुंडली देकर बोला, ठाकुर साहब, एक ही उपाय है, आपकी चौथी शादी। अब हम सभी बात अच्छे से जानते हैं। एक पत्नी की अपने पति को संकट से बाहर निकालती है। आपकी कुंडली में इस शनि का दोष भी आपकी चौथी पत्नी ही दूर करेगी। और लड़की कौन हो? ऐसा वैसन लड़की ना होगी, वो तो भागो वाली एक विशेष कन्या होगी। हवेली में आकर ओ के भाग बदल जाएंगे और आपका दोष भी दूर हो जाएगा। फिर आप दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेंगे। सुखदेव दोनों की बातें ध्यान से सुन रहा था। ठाकुर पंडित की बात पर बोला, वो कन्या होगी कौन? पंडित फिर से अपनी पत्रिका और ठाकुर की कुंडली देखकर बोला, वो कन्या के नाम का पहला अक्षर ली से शुरू होगा और ओ की उम्र भी यही कुछ 20 से 21 वर्ष रहेगी। पंडित की बात सुनकर जहाँ ठाकुर सोचने लगा वहीं सुखदेव मन में बोला, लाखी के नाम का पहला अक्षर भी ले है और ओ की उम्र भी 21 वर्ष है। जहाँ सुखदेव मन ही मन खुद से बात कर रहा था वहीं ठाकुर तिरछी नजरों से उसे ही देख रहा था। जैसे ही सुखदेव ने ठाकुर की तरफ देखा, ठाकुर ने उसी पल अपनी नजरें फेर ली और पंडित से कुछ बोलने को हुआ कि तभी सुखदेव बोला, ठाकुर साहब, अगर आप बुरा ना माने तो हम कुछ है। ठाकुर जल्दी से बोला, हाँ हाँ सुखदेव, कहो का कहना चाहत हो? सुखदेव दोनों हाथ जोड़कर धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, छोटा मुंह बड़ी बात ठाकुर साहब, कहीं आपको बुरा ना लग जाए, एली हम पहले ही आपसे माफी मांगते हैं। ठाकुर बीच में बोला, अरे सुखदेव बोलो भी, इतना कहे सोचो तो, हमको बुरा नहीं लगेगा, बोलो। ये सुन सुखदेव बोला, ठाकुर साहब, जौन कन्या के बारे में पंडित जी बता रहे हैं वो सब गुण हमारी इलाके में है। उसकी बात पर ठाकुर को सोचने लगा और तभी पंडित ने कहा, ठाकुर साहब, सुखदेव सही कहते, हम एक बार लाकी की कुंडली देख रहे हैं, लाकी में वो सारे गुण हैं। अरे सुखदेव, तुम्हारे तो भाग खुल गए, ठाकुर साहब से तुम्हारा रिश्ता जुड़ने जा रहा है। सुखदेव की मुस्कुराहट कुछ और बड़ी हो गई। वहीं ठाकुर चिंता के स्वर में बोला, पर हमारी उम्र और लाकी की उम्र में बहुत फर्क है, लाकी इस शादी के लिए नहीं मानेगी। सुखदेव बोला, अरे ठाकुर साहब, लाकी का छोड़ो, ओ को तो हम मना लेंगे, आप का कहे? तो ठाकुर नाटक करते हुए बोला, जब तुम और पंडित जी इतना कह रहे हो तो हम का ही कह सकते हैं। सुखदेव खुश होकर बोला, तो ये रिश्ता हम पक्का समझे ठाकुर साहब, और आप पैसे की चिंता मना करो, हम जगह जुगाड़ करके लौटा देंगे। ठाकुर बोला, सुखदेव, अब तुमको पैसा लौटाने की जरूरत नहीं, हम अब रिश्तेदार बनने जा रहे हैं, हमारे भी कुछ जिम्मेदारी है। इस बात पर सुखदेव ने सिर हिला दिया और फिर उस दिन के 2 दिन बाद लाखी के न चाहते हुए भी उसकी शादी धर्मराज ठाकुर से हो गई। लाखी ने बहुत कोशिश की कि वो शादी ना करे, पर ठाकुर और उसके बाबा क्या कि उसकी एक ना चली। वहीं बेला ने भी उसे इस मुसीबत से निकालने की जद्दोजहद की, पर वो भी कुछ नहीं कर पाई और हुआ ये कि लाखी को बचाने की कोशिश में खुद ठाकुर की नजरों में चढ़ गई।
शादी हो जाने के बाद जहाँ एक तरफ इरावती लाखी की परीक्षा ले रही थी तो वहीं लाखन ठाकुर को बोला के बारे में बता रहा था। वो गुस्से में बोला, ठाकुर साहब वो रामेश्वर की बेटी बेला शादी में बहुत अड़चन डाले रही। वो अपनी पूरी कोशिश करे रही शादी रुकवाने की, पर हम ऐसा होने नहीं दिए। लाखन की बात सुनकर ठाकुर सोचने वाले अंदाज में बोला, रामेश्वर की बेटी बेला वो तो बहुत छोटे है ना। अभी लाखन बोला, ना ठाकुर साहब वो छोटी चिड़िया अब मेरा बन गई है। ओके पढ़ने गला है ए लिए सब जगह फटफटावट रही है। 18 पार कर 19 लगी है। ओके ये सुन ठाकुर बोला, समय कितनी जल्दी बीत गया ना लाखन, हम ओ का इंतजार कब से करते रहे और देखो इतनी जल्दी बड़ी भी हो गई। हमको अगर ये बात पहले पता होती तो आज लाखी की जगह बेला ठहरती। बात पर लाखन बोला, पर ठाकुर साहब रामेश्वर ने हमसे कौन उधार ना लिया। वो अपनी पत्नी और बेटी के संग सुखी खुशी जीवन भर जिए थे। ठाकुर चिल्लाकर बोला, अरे तो ओके सुखी जीवन में आग लगाओ, जो करना है करो, पर ओ बोला हमको हवेली में चाहिए। जब वो कली रहेगी तब गजब की रहे, और अब तो कली गुलाब बन गई है और गुलाब की सुगंध तो हम ही लेंगे। लाखन सिर झुकाए हुए धीमी आवाज में बोला, पर ठाकुर साहब रामेश्वर की बेटी बेला जुबान की बड़ी तेज है, छुरी की तरह ओ की जुबान चलती है और कौनों के सामने बोलने से डरती भी नहीं है। रामेश्वर अपनी बेटी को बहुत लाड़ प्यार से पाला थे। वो बेकार इतनी बिगड़ेल है। उसकी पूरी बात सुनकर ठाकुर बोला, चंद्रमा समान मुखर पर जिद्दीपन अच्छा लगता है। वो बेलगाम है तो का हुआ, हम लगाम लगा देंगे, तुम बस बेला को हिलाने का इंतजाम करो। लाखन ठाकुर को प्रणाम करके चला गया और फिर ठाकुर मुझे पर ताव देते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। लाखी से शादी हो जाने के 3 दिन बाद ही एक आदमी को गांव के बीचों बीच सजा दी जा रही थी और सभी गांव वाले चुपचाप इस मंजर को अपनी आंखों से देख रहे थे। उस भीड़ में बिलापी अपनी अम्मा बाबा के साथ खड़ी थी और ठाकुर राजा की तरह एक चबूतरे पर अपने व्हील चेयर पर बैठा था। तभी ठाकुर के सारे पर हरिया और चकिया दोनों उस आदमी को कोड़ों से मारने लगे और झुमरू ने तेज आवाज में कहा, काली पहाड़ी के पीछे जाना सबको मना है और ये बात हम सब बहुत अच्छे से जाने थे। वो पिशाच नहीं रहती है। एक के बाद भी ई बंस से काली पहाड़ी के पीछे गया और काली पहाड़ी की पिशाचनी की चपेट में आ गया। अगर एक को ऐसे ही छोड़ दिया तो एक एक कर सभी गांव वालों को ऊपर पिशाचनी अपने कब्जे में ले लेगी। इसलिए बंसी का शुद्धिकरण होना जरूरी है। अगर बंसी ने इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया को पार कर लिया तो वो पिशाचनी के काले साए से मुक्त हो जाएगा। एक बार फिर से ये बात दोहराई जा रही है, जो भी काली पहाड़ी के पीछे जाने की सोचेगा ओ को शुद्धिकरण की प्रक्रिया को पार करना होगा। पर सभी गांव वाले जानते थे आज तो कोई भी शुद्धिकरण की प्रक्रिया को पार नहीं कर पाया और आधी प्रक्रिया में ही मर जाता था। बंसी की तेज चीखें गांव वालों के कानों में गूंज रही थी और वैसे भी अपनी डरी में सहमी निगाहों से बंसी को मार खाते देख रहे थे। वहीं ठाकुर मुस्कुराते हुए इस नजारे का लुत्फ उठा रहा था और बंसी को पीटते देखकर ठाकुर मन में बोला, अब कहीं कुत्ता की तरह इतना भौंक रहा है। जब पहाड़ी के पीछे जाने की सोची तब तो कोई सजा की याद नहीं आई। जो भी पहाड़ी के पीछे जाने की कोशिश करेगा उसके साथ यही होगा। बंसी को जिस चाबुक से मारा जा रहा था उस चाबुक में कांटे लगे थे जो बंसी के शरीर में चुभ रहे थे। उसके पूरे शरीर से अब खून निकलने लगा था। ये सब देखकर बेला से रहा नहीं गया। वो अपनी आंखें बंद किया खड़ी थी, पर बंसी की चीखों से उसे अपनी आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। और तभी बेला ठाकुर के सामने आकर बोली, ठाकुर साहब रोक दीजिए इसे, बंसी काका मर जाएंगे। इससे द्विकरण की प्रक्रिया पूरी होते होते बंसी काका अपने आप प्राण त्याग देंगे। जहाँ नीति अपनी धुन में ही बोले जा रही थी वहीं ठाकुर की नजर उस पर ठहर गई थी। वो एक टक बेला को देखते उसके खूबसूरत चेहरे में खोया हुआ था। तभी उसका ध्यान रामेश्वर की बातें सुनकर टूटा। वो बेला के पास आकर बोले, बेला बेटा चलो, ठाकुर साहब को तुम्हारी बात का बुरा लग जाएगा। बेला हाथ छुड़ाकर बोली, तो क्या बाबा, और ठाकुर साहब को बुरा कहाँ लगेगा, हम कुछ गलत थोड़ी बोले हैं। अगर ऐसे ही बंसी काका को मारते रहे तो मर जाएंगे। इस बात पर रामेश्वर जी कुछ कहते कि तभी ठाकुर बोला, तुम हम तुम्हारी बात को समझ रहे हो बेला, पर हम एक जान बचाने के वास्ते सभी गांव वालों की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। बंसी पर पिशाचनी का साया है। ओके शरीर को पिशाचनी अपने वश में करे हुई है। अगर हम ओ को छोड़ देंगे तो पिशाचनी हर रोज गांव वालों का शिकार करेगी। आई शुद्धिकरण की प्रक्रिया से पिशाचनी बंसी के शरीर को छोड़कर वापस काली पहाड़ी चली जाएगी। ठाकुर की दलीलों पर बेला जैसे ही कुछ बोलने हुई तभी रामेश्वर जी ठाकुर को प्रणाम करके बेला को जबरदस्ती अपने साथ ले गया। ठाकुर की नजरें अभी भी बेला पर थी और वो उसे देखते हुए मन ही मन बोला, बेलगाम तो है पर एक ही लगाम हमें कसेंगे। सभी गांव वाले बंसी की मौत का तमाशा देखते रह गए। कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। सभी के अंदर काली पहाड़ी की पिशाचनी का खौफ बैठा हुआ था और सबके देखते ही देखते शुद्धिकरण की प्रक्रिया के दौरान बंसी की मौत हो गई। उस दिन के बाद से कुछ दिन तक गांव शांत रहा और सभी बंसी की मौत का दुख मनाते रहे। और इन सब कुछ दिन और बीत गए। बेला आज कोली जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसे देखकर उसकी माँ लक्ष्मी ने कहा, ए बेला, इतना पढ़ लिख कर क्या करोगी, अब थोड़ा गृहस्थी संभालना भी सीखो। समर्थ के शहर से लौटते ओके संग तुम्हारा ब्याह हो जाएगा। समर्थ के घर वाले फिर क्या कहेंगे हमसे। लक्ष्मी ताई बेटे को पढ़ाने के साथ साथ थोड़ा अगर गृहस्थी की बातें भी बता देती। अब तुम क्या कहा चाहती हो। हाँ, सब हमको ताना दे। नहीं, इस बात पर बेला बोली, अम्मा सुबह सुबह तुम फिर से टेप रिकॉर्डर की तरह चालू हो गई और वो लोग आपको बाद में ताना देंगे। हम आप पहले ही खुद को इतने ताने दे रहे हो। फिर पानी का गिलास लक्ष्मी की तरफ बढ़ाते हुए बोली, लो पानी पियो और थोड़ी ठंडी हो जाओ। ईंट की भट्टी की तरह गर्म हुए बैठी हो। लक्ष्मी ने घूर कर बेला को देखा, फिर उसके हाथ से पानी का गिलास लेकर पानी पीकर बोली, हम अब कुछ नहीं जाने थे। तुम अब से समय निकाल कर ये सब सीखोगे वरना हम तुम्हारी पढ़ाई बंद करवा देंगे। लक्ष्मी की धमकी सुनकर बेला मुंह बनाते हुए बोली, अरे अम्मा, आपको गाँव में थोड़ी ना रहना है जो तुम हमको ये सब सिखाने पर इतना जोर दे रही हो।
हम तो शहर जाएंगे। ये बोल बेला तिरछी नजरों से घर के कोने में देखते हुए खुद को शहर की सोसाइटी में अस्यूम करने लगी। तभी लक्ष्मण ने उसके कंधे पर मारते हुए कहा, तुम काकी गई है ना, तुम्हारी काकी गई है ना, शहर देखो कैसे शहर जाकर गोंद की तरह हुई चिपक गई। अब वो का मन तो गाँव आने का भी करता ही नहीं। बेला मुंह बनाते हुए फिर बोली, ओह अम्मा कितनी जोर से मारती हो तुमको तो बस हमको मारने का मौका चाहिए, हम तुम्हारी सगी नहीं है का, हमको कहीं से उठा कर लाई हो। ये सुन लक्ष्मी कुछ पल के लिए अपनी जगह पर ही जम गई, फिर जल्दी से पलटते हुए बोली, का बेला कुछ भी बोलती हो, तुम हमारी बेटी हो, अब जाओ, अब तुमको कॉलेज नहीं जाना। बोलते हुए लक्ष्मी पीछे मुड़ी तो बेला वहां से जा चुकी थी। तभी घर के आंगन से बेला की आवाज आई, हम कॉलेज जा रहे हैं। लक्ष्मी ने खुद से कहा, ये लड़की पगला गई है, कुछ भी बोलती रहती है। ये बोल लक्ष्मी अपने काम में लग गई। रामेश्वर जी सवेरे ही खेतों में काम करने चले गए थे। वहीं उधर हवेली में ठाकुर लाखन पर चिल्ला रहा था। उसने लाखन पर चिल्लाते हुए कहा, और कितना समय लगेगा तुमको बेला को हम तक लाने के लिए। लाखन सिर झुकाए हाथ बांधकर बोला, ठाकुर साहब हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर वो रामेश्वर बड़ा ही चालाक है। गांव के सभी लोगों का कोई ना कोई चीज को लेकर उधार है, पर रामेश्वर का कोनो उधार नहीं। अब ऐसे में कैसे और को अपने जाल में फंसाए। हम सोचे थे उल यही, हमको इतना समय लग रहा है। इस बात पर ठाकुर चिल्लाकर बोला, दुलारी का दूध पियत हो या ओ का गोबर खाओ तो जो तुमको सोचने में इतना वक्त लग रहा है। लाखन ने अपने सिर को और झुका लिया। वहीं ठाकुर ने उसे घूरते हुए कहा, हमको अब बेला चाहिए, जो करना पड़े करो और हमको बेला ला कर दो। लाखन ठाकुर की बात सुनकर चला गया। वहीं ठाकुर ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, बेला तुमको तो हीरा आना पड़ेगा, तुमको तो हम अपने ठाकुर बनाकर रखेंगे। ठाकुर के मोटे और झुर्री पड़ चुके होठों पर कुटिल मुस्कान थी। वहीं दिन का तीसरा पेड़ ढलते ही बेला कॉलेज से घर आ गई थी। बिगड़ते मौसम को देखकर लक्ष्मी आंगन में सूख रहे पापड़ को उठा रही थी। तभी बेला को आते देखकर लक्ष्मी जल्दी से बोली, ऐसे पहले बरसात हमारे सारे पापड़ खराब कर दे। बेला जल्दी से हमारी इन पापड़ को उठाने में मदद कर। बेला ने अपनी अम्मा की बात सुनकर किताबों को एक साइड में रख दिया और पापड़ उठाने लगी। तभी लक्ष्मी परेशान होकर बोली, बेला के बाबा आप कहाँ रह गए, इतना मौसम खराब हुई गवाह है, आपको घर आ जाना चाहिए था। ये सुन बेला बोली, अम्मा हम जाए बाबा को लेना। इस बात पर लक्ष्मी ने उसे डांट दिया तो बेला ने मुंह बना लिया। तभी अचानक से बहुत तेज बरसात होने लगी और आकाश में जोर जोर से बिजली चमकने लगी। ये देखकर बेला फिर बोली, अम्मा हमको जाने दो, बाबा ऐसे मौसम में खेत में अकेले होंगे। लक्ष्मी चिंता करते हुए बोली, पर हम कैसे। तभी एक बार फिर जोर से बिजली चमकी और पूरा आकाश काले बादलों में घिर गया। ये देखकर बेला बोली, अम्मा तुमको हमें डांटना है डांट लेना, मारना है मार लेना, पर हम बाबा के पास जा रहे हैं। ये बोल बेला ने छाता लिया और लक्ष्मी की बात सुने बिना ही चले गई। बेला तूफानी बारिश में अकेले ही गांव की सड़कों पर चल रही थी। वो गांव पार कर खेतों की तरफ जाने लगी। सभी चौराहे पर उसे एक आदमी पेड़ के नीचे छतरी लिए बैठा दिखा। तेज बरसात और काले बादलों के छाए घनघोर अंधेरे में उस आदमी का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। तो वहीं वो आदमी बेला को देख ऐसे बोला जैसे उसे पता हो सामने से आ रही लड़की बेला ही हो। बेला बिटिया, ऐसा तूफानी बरसात में कहाँ जात हो, वो घर लौट जाओ बेटा, बहुत बारिश हो रही है, लागत है आज कहीं बिजली गिरने वाली है। बेला उस आदमी की बात पर बोली, काका हम बाबा को लेने जाते हैं, अभी तक खेत में है। वो आदमी बोला, अरे ना ही बिटिया, रामेश्वर तो बहुत पहले ही खेत से चला गया। बेला बोली, पर काका बाबा घर नहीं आए। वो आदमी बोला, का वो घर नहीं आया। बेला बोली, हाँ काका। वो आदमी बोला, बेला तुम्हारे बाबा वो जंगल वाले लंबे रास्ते से जा रहा था, शायद ओ कितना समय लग रहा है, तुम जाओ बिटिया, वो आ जाएगा। ये सुन बेला घबराते हुए बोली, नहीं काका हम बाबा को लिए बिना नहीं जाएंगे, आप हमको ऊपर रास्ता बता दो, हम चले जाएंगे। वो आदमी बोला, अच्छा ठीक है, हम तुमको रास्ता बता देते हैं। ये बोल वो आदमी बेला को रास्ता समझाने लगा। बेला उसकी बातें ध्यान से सुन रही थी। उस आदमी से बात कर बेला ने अपना रुख जंगल की दिशा में मोड़ दिया। बेला जंगल से अपने बाबा को आवाज लगाते हुए जा रही थी। करीब 1 घंटा चलते रहने के बाद जब जंगल खत्म हुआ तो बेला के सामने पहाड़ी इलाका आ गया। बेला पहाड़ों को देखकर बोली, ई हम कहाँ आ गए काका। तो बोले रहे, जंगल पार खेत मिलेंगे, क्या तो पहाड़े पर क्या तो हम कभी नहीं है, कौन सी जगह है। बोलते हुए धीरे धीरे बेला अपने कदमों को आगे बढ़ा रही थी। तभी उसके कानों में कुछ आवाजें गई। वो आवाजें किसी आदमी के दर्द से चिल्लाने की थी। बेला उनको घबराहट में लगा कि यह आवाजें उसके बाबा की है और वो तेज कदमों से आगे बढ़ गई। इससे पहले वो पहाड़ी को पार करके उस तरफ जा पाती किसी ने उसके सिर पर पीछे से वार किया और बेला बेहोश हो गई। वहीं बेहोश होकर वहीं गिर गई। वहीं उधर जब रामेश्वर जी अपने घर पहुंचे, लक्ष्मी उन्हें देखकर परेशान होकर बोली, बेला के बाबा आप अकेले कहाँ आ गई, बेला कहाँ है? ये सुन रामेश्वर जी चौंक कर बोले, ए का बोलत हो, बेला की अम्मा बेला कहाँ गई? लक्ष्मी ने उन्हें सारी बातें बता दी। उनकी बात सुनकर रामेश्वर जी गुस्सा होकर बोले, बेला की अम्मा तुम्हारा दिमाग खराब हुई गवा था जो तुम ऐसे मौसम में बेला को बाहर भेज दी। अब हम कहाँ ढूंढेंगे अपनी बेला को? रामेश्वर जी परेशान हो गए। उन्होंने छतरी और टॉर्च ली और बेला को ढूंढने चले गए। ये देख लक्ष्मी जी बोली, हम भी आवत थे। फिर वो भी उनके पीछे पीछे होली। दोनों ने मिलकर कई घंटों तक बेला को ढूंढा। इस बीच बारिश और बढ़ गई। बिजली और जोर से चमकने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आज किसी पर बिजली गिरने वाली है। रात भी और गहरा गई थी। कई घंटे ढूंढने के बाद जब बेला कहीं नहीं मिली तो लक्ष्मी और रामेश्वर दोनों बेला के लिए
रोने लगे। उन्हें रोते-रोते पूरी रात बिता दी और सुबह हो गई। सुबह होते ही उनके घर के आस-पास के लोग इकट्ठा हो गए। सभी लक्ष्मी और रामेश्वर को सांत्वना दे रहे थे कि तभी एक आदमी भागते हुए आया और गहरी सांस लेते हुए बोला, रामेश्वर, ओ तुम्हारी बिटिया काली पहाड़ी के पीछे मिली है। उसकी बात सुनकर सभी चौंक गए और रामेश्वर अपनी जगह पर उठते हुए बोला कि ये कैसे हो सकता है? बेला काली पहाड़ी कैसे जाग सकती है? ओ को तो काली पहाड़ी का रास्ता पता भी नहीं था। वो आदमी बोला, रामेश्वर, ये वक्त सोचने में समय मत हुआ। ठाकुर साहब सभा बैठा ही रहे हैं। चलो जल्दी। फिर सभी एक बार फिर उसी जगह इकट्ठे हो गए जहाँ पर बंसी को सजा दी गई थी। आज बंसी की जगह चबूतरे पर बेला खड़ी थी। उसके हाथों को पीछे निकर खंबे से उसके हाथों को बांधा गया था। आंसुओं से बेला का पूरा चेहरा भीग गया था और वो रोते हुए बार बार एक ही बात बोल रही थी, हमको छोड़ दो, हमको कुछ नहीं किया, हमको छोड़ दो। वहीं उसे देखकर लाखन हरिया सभी मुस्कुरा रहे थे और ठाकुर उसे देखते हुए मुझे परताव देते हुए मन में बोला, अब आई ना बेलगाम घोड़ी हमारे कब्जे में। अब हम देखते हैं तुमको कौन बचाता है। रामेश्वर और लक्ष्मी दोनों वहां पहुंचते ही बेला के पास जाने लगे, पर चकिया और झुमरू ने उन्हें बेला के पास जाने से रोक लिया। उन दोनों बेला को देखकर फूट फूट कर रोने लगे और तभी रामेश्वर और लक्ष्मी दोनों ठाकुर के पैरों के पास जा गिरे और उसके सामने हाथ जोड़कर रोते हुए बोले, ठाकुर साहब, हमारी बिटिया को छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया। ठाकुर बोला, रामेश्वर, किसी के लिए भी नियम नहीं बदलते। हमको तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, पर हम कुछ नहीं कर सकते। बेला को शुद्धिकरण की प्रक्रिया पार करनी होगी, ओ के बाद ही वो बच सकती है। अब तुम जानत हो, पिशाचनी का साया किसी को नहीं छोड़ता। तुम्हारी बेटी अब वो के बस में है। उस साय को बेला से अलग करना ही होगा, वरना सारे गांव का नाश हो जाएगा। उसकी बात सुनकर रामेश्वर और लक्ष्मी दोनों ठाकुर के सामने गिड़गिड़ाते रहे, पर ठाकुर ने उनकी एक नहीं सुनी और गांव वालों से बोला बोला का गांव वालों, का कहते हो तुम सब? बेला को छोड़ दिया जाएगा। इस पर सभी गांव वाले चिल्लाकर बोले, नहीं नहीं, नियम कोनों के लिए नहीं बदलना, काफी नहीं चाहिए। गाँव वालों की बात सुन ठाकुर रामेश्वर से बोला, अब तुम ही बताओ रामेश्वर, क्या किया जाए? अगर बेला को छोड़ दिया तो सभी गाँव वाले हमारे खिलाफ हो जाएंगे, इसलिए बेला को शुद्धिकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करना ही होगा और जब तक वो हमारे हवेली में रहेगी। ये बोल ठाकुर ने पंडित से कहा, पंडित प्रक्रिया के चरण और नियम समझाइए। पंडित सिर हिलाकर गाँव वालों को तेज आवाज में प्रक्रिया के नियम बताने लगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, पुरुष और महिला के शुद्धिकरण की प्रक्रिया अलग अलग होती है। बेला को शुद्धिकरण की प्रक्रिया के 7 चरण पार करने होंगे। अगर बेला इन 7 चरणों को पार कर लेती है तो वो पिशाचनी के वश से बाहर हो जाएगी। अब प्रक्रिया का पहला चरण शुरू किया जाता है। पंडित जी की बात पूरी होते ही हरिया और सेकिया दोनों बाल्टी भर भर कर बेला के ऊपर पानी की बौछार करने लगे। लगातार अपने होते पानी के प्रहार से बेला का शरीर शिथिल हो गया और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद सी होने लगी। बेला को देखते हुए ठाकुर तिरछा मुस्कुराते हुए, बेला ये था शुद्धिकरण की प्रक्रिया का पहला चरण। लगातार पानी के प्रहार होते से बेला का शरीर कांपने लगा था। उसके कपड़े भी उसके शरीर से चिपक गए थे, जिसमें उसका कटीला बदन झलक रहा था। उसकी लंबी टांगे, पतली कमर और वक्ष उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। वहीं ठाकुर की वासना भरी नजरें उसके जिस्म को स्कैन कर रही थी। वो अपनी बूढ़ी आंखों से बेला के हुस्न का लुत्फ उठा रहा था। उसकी नजरें बेला के तरसे बदन को बारीकी से देख रही थी। पहले चरण के बाद दूसरा और तीसरा चरण पूरा हुआ। इस बीच शाम हो गई। अब तक बेला पूरी तरह थक गई थी, पर गांव वाले और ठाकुर किसी को भी इस पर तरस नहीं आया। ठाकुर अपने मूंछों पर ताव देता हुआ मन में बोला, बेला, शुद्धिकरण की प्रक्रिया समाप्त होते तेरी सारी अकड़ भी समाप्त हो जाएगी। फिर हम जो तुमरे से कहेंगे तुमको वो करना होगा। जहाँ एक तरफ ठाकुर लुत्फ उठा रहा था, वहीं रामेश्वर लक्ष्मी जी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। शुद्धिकरण की चौथी प्रक्रिया के चरण में बेला को पीपल के पेड़ की राह में रात भर 1000 परिक्रमा करने के लिए कहा गया था। साथ ही परिक्रमा के दौरान उसे एक मंत्र का जाप भी करना था, पर अब सभी गांव वाले थक गए थे, इसलिए गांव वालों के जाने के बाद ठाकुर के लोग और बेला की अम्मा अब बाबा की निगरानी में ही उसने परिक्रमा करना शुरू किया। रात के 2 पहर बीत जाने के बाद बेला की हिम्मत अब जवाब दे गई थी। उसने परिक्रमा पूरी भी नहीं की थी और तीसरा पहर शुरू होते ही बेहोश होकर गिर गई। ये देखकर रामेश और लक्ष्मी दोनों ही दौड़कर बेला के पास गए, पर इससे पहले कि अपनी बेटी को छुपा दे, ठाकुर के आदमियों ने उन्हें रोक दिया और बेला को उठाकर हवेली चले गए। लक्ष्मी और रामेश्वर दोनों ही रोते रह गए। लक्ष्मी रोते हुए बोले, बेला के बाबा, ये का हो गया हमारी बिटिया के साथ? रामेश्वर ने जैसे तैसे लक्ष्मी को संभाला और उसे लेकर घर चले गए। वहीं उधर हवेली में अपने आदमियों की बात सुनकर ठाकुर बोला, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। बेला शुद्धिकरण की प्रक्रिया का चौथा चरण पूरा ना कर पाई है। सभी ने उसकी बात पर सिर हिला दिया और चले गए। वहीं जब हवेली में सब सो गए, तब लाखी दबे पांव हवेली से निकलकर बेला के पास चली गई और उसकी ऐसी हालत देखकर खुद से बोली, हमको माफ कर दो बेला, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। सब ठाकुर तुम्हारे साथ जानबूझकर कर रहा है, पर ये बात हम कोनो को ना ही बता सकते, वरना हमारे अम्मा बाबा को ठाकुर मार देगा। लाखी वहीं खड़ी कुछ देर तक बेला को देखती रही और किसी को पता चलने से पहले ही मैं वहां से चली गई। अगली सुबह होते ही फिर से सभा बैठी और बेला की शुद्धिकरण की प्रक्रिया का 5वां चरण शुरू हुआ। इस चरण में बेला को कुएं से पानी खींचकर 100 बार शिवलिंग पर अभिषेक करना था। बेला ने शिवलिंग के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और मन में बोली,
हे महादेव, आप तो जानते हो हमने कुछ नहीं किया, हमें हिम्मत देना महादेव, हम इस शुद्धिकरण के साथ चरण को पूर्ण कर सके, हमें हिम्मत देना महादेव। प्रार्थना करने के बाद बेला ने मटका उठाते हुए हर हर महादेव कहा और कुएं से पानी खींचने चली गई। सभी गांव वाले दर्शक बनकर देख रहे थे, पर लक्ष्मी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। बेला को नंगे पैर ही इस प्रक्रिया को पूरा करना था। उसके पैर में छोटे छोटे कंकर चुभ रहे थे और उसके पैर जख्मी हो गए थे और उसके पैरों में अब खून भी निकल रहा था। पर बेला ने इस प्रक्रिया को भी महादेव के आशीर्वाद से पूरा कर लिया था। फिर शुद्धिकरण की छठी प्रक्रिया को भी पूरी करने के बाद बेला की हिम्मत बढ़ गई थी। उसके अंदर एक जुनून भर गया था और अब वह सातवीं प्रक्रिया के लिए पूरी तरह तैयार थी। लक्ष्मी और रामेश्वर भी अब खुश लग रहे थे, वहीं सभी गाँव वाले हैरान थे। फिर जैसे ही शुद्धिकरण की सातवीं प्रक्रिया का आयोजन हुआ, सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। ठाकुर के आदमी चकिया और हरिया ने कोयला बिछाकर उनमें आग लगा दी और जब आग सभी कोयलों में सही से लग गई तो और उन्होंने अंगारों का रूप ले लिया तो पंडित बोला बेला बिटिया, ये आखिरी चरण है, पर डरो ना, इस चरण को पूरा करते ही तुम्हारे ऊपर से पिशाचनी का साया हट जाएगा और तुम आजाद हो जाओगी। वहीं यह सब सुनकर रामेश्वर और लक्ष्मी दोनों ही हैरान रह गए। वो दोनों जल्दी जल्दी से ठाकुर के पास गए और उसके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोले, ये जुल्म ना करो ठाकुर साहब, हमारी फूल सी बच्ची पहले ही बहुत कुछ सह चुकी है, पर इन अंगारों पर चलकर उजल जाएगी। ठाकुर उनकी बात सुनकर बोला, नहीं रामेश्वर, अंगारों पर चलकर बेला ना ही होगी, अंदर छुपी पिशाचनी का साया जलेगा और हम तुमसे वादा करते हैं इस प्रक्रिया के पूर्ण होते ही बेला तुम्हारे साथ खुशी खुशी गांव में रहेगी। ठाकुर की दलीलों ने एक बार फिर उन्हें चुप करवा दिया था और उधर बेला ने एक बार फिर महादेव का नाम लेकर अंगारों पर अपना पहला कदम रख दिया। उसके अंगारों पर पैर रखते ही उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसने दर्द में अपनी आंखें और मुट्ठी दोनों ही कसकर भींच ली और दर्द और जलन को बर्दाश्त करते हुए वो अंगारों पर चलने लगी। ठाकुर तिरछा मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था और उसे देखते हुए ही मन में बोला, तुम्हारी सारी हिम्मत और गुरूर अब सब जाल आज जलकर राख हो जाएगा। जैसे ही बेला ने सातवें चरण को पूरा किया, पंडित बोला, अब वो बेला पिशाचनी के साय से आजाद हो गई है। फिर रामेश्वर की तरफ देखकर बोले, बधाई हो रामेश्वर, तुम्हारी बिटिया बहुत हिम्मत वाली है। आज तक कोनो की भी शुद्धिकरण की प्रक्रिया को पार नहीं कर पाया, पर तुम्हारी बिटिया कर ली। रामेश्वर जी ने हाथ जोड़कर पंडित जी को प्रणाम किया और बेला को लेकर चले गए। आज बेला को घर में रहते 3 दिन ऐसे ज्यादा हो गए थे और अब उसके पैर के जख्म धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। रामेश्वर और लक्ष्मी दोनों अपनी बेटी बेला का अच्छे से ख्याल रख रहे थे कि तभी गांव में शोर गूंजा। सभी अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए और एक आदमी चिल्लाते हुए बोला, हमारे घर में आग लगी है, कोई आग को बुझाओ न। ये कहते हुए आदमी चिल्ला रहा था। फिर सभी गांव वाले मिलकर आग बुझाने लगे। तभी भीड़ में से एक आवाज आई, एक और अनहोनी हो गई। आज तभी एक और आवाज आई, पिछले 3 दिनों से एक साथ हादसे हुए हैं। बिरजू का बैल मर गया, सूखी की बेवजह मौत हो गई, लाल सिंह का कुत्ता मर गया। यह सब सुनकर एक आदमी बोला, लाल सिंह का कुत्ता उस दिन बेला को देखकर बहुत भौंकत रहा, फिर उसी रात अचानक से मर गया। हमको तो ये बात कुछ समझ न आई। एक दूसरे गांव वालों ने उनकी बात पर कहा, हमको तो लगता है पिशाच ने बेला का शरीर छोड़कर गई ही नहीं। ये सुनते ही सभी गांव वाले उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। वहीं भीड़ में जब ये सारी बातें रामेश्वर ने सुनी तो फिर डर गए और तभी सभी गांव वाले उसके घर की तरफ आ जाने लगे। रामेश्वर जी जल्दी से अपने घर के दरवाजे के सामने जाकर खड़े हो गए और गाँव वालों को रोकने लगे। तभी एक गाँव वालों ने उससे कहा, देखो रामेश्वर, हम तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं, पर तुमको बेला को घर से निकालना ही होगा। ओ के ऊपर पिशाच का साया अभी भी है। इस बात पर रामेश्वर बोले, ये क्या कह रहे हैं आप सब? हमारी बेटी ने शुद्धिकरण की प्रक्रिया के 7वें चरण पूर्ण किए हैं, फिर कैसे? पर तभी सभी गाँव वालों ने उसे आगे बोलने का मौका दिए बिना ही अपनी बात कहने लगे। और तभी इसी बीच एक आदमी ने जोर से कहा, ओ देखो, बुरी नजर से बचाव के लिए लगाया गया नींबू भी अब लाल रंग का हो गया है। ऐसा बड़ा और कौन सा सबूत है कि बेला के सिर को पिशाचनी ने अभी तक नहीं छोड़ा है? और फिर इसके बाद गाँव वाले ने रामेश्वर की एक नहीं सुनी और जबरदस्ती बेला को घर से निकाल घर चौराहे पर ले आए और उसे पत्थरों से मारने लगे। अभी बेला को एक पत्थर ही लगा ही था कि तभी ठाकुर की तेज आवाज ने सबको शांत होने पर मजबूर कर दिया। रामेश्वर और लक्ष्मी दोनों ठाकुर के पैरों में जाकर गिर गए और रामेश्वर बोला, ठाकुर साहब बचाई लो हमारी बेला को, वरना एक गाँव वाले तो ओ की जान ले लेंगे। ठाकुर बोला, तुम फिक्र मत करो, अब हम आ गए हैं, कोनो कुछ ना करेगा। ये बोल ठाकुर ने गाँव वालों की तरफ देखकर कहा, बेला शुद्धिकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर चुकी है, अब ओ को गाँव से कोनो नहीं निकाल सकता। तभी सभी गाँव वाले एक साथ बोलने लगे, हम बेला को नहीं रहने देंगे, गाँव से निकालो, उस पर पिशाचनी का साया है अभी भी है। गाँव वालों की हट देखकर ठाकुर ने उन्हें बहुत समझाया, पर वो लोग नहीं माने। तो ठाकुर ने निराशा के भाव से रामेश्वर की तरफ देखा तो वो उसके ऐसे देखने का मतलब समझ गया। इससे पहले ठाकुर कोई कहता कि उससे पहले रामेश्वर बोला, ठाकुर साहब, आप हमसे वादा किए हैं, अगर बेला शुद्धिकरण की प्रक्रिया को पूर्ण कर लेती है तो ओ को गाँव से कौन नहीं निकाल सकता, वो गाँव में रह सकती है। रामेश्वर की बात सुनकर ठाकुर कुछ देर सोचता रहा। इस बीच गाँव वाले बेला के बहिष्कार के नारे लगाते रहे। फिर कुछ देर बाद सोचकर ठाकुर ने तेज आवाज में गाँव वालों से कहा, हम आप सब लोग उनकी परेशानी समझते हैं और आपकी सबकी बातों का मान रखते हैं, पर हम अपने किए वादे को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। पहले हम एक फैसला लिए हैं, अब आप सबकी खातिर बेला गाँव में नहीं रहेगी। ये सुनकर गाँव वाले खुश हो गए। वहीं बेला और उसके अम्मा बाबा
वे तीनों हैरान रह गए। तभी ठाकुर ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, पर हम अपने वादे की खातिर बेला को गांव से नहीं निकाल सकते, इसलिए हम बेला को अपने साथ हवेली ले जाएंगे। कल हम बेला से शादी करके वो अपनी छोटी ठकुरा वो अपनी छोटी ठाकुरान बनाएंगे और गांव में बेला का भी सम्मान रहेगा। जो पहले था सब और की इज्जत करेंगे, औरों को छोटी ठाकुरान के नाम से बुलाएंगे। सुनते ही सभी शांत हो गए। तो वहीं बेला, रामेश्वर और लक्ष्मी तीनों को जोर का झटका लगा। ठाकुर ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, काकोनों को बात से आपत्ति है। तभी भीड़ में से एक आदमी ने कहा, पर ठाकुर साहब, बेला पर पिशाच ने कसाया है, उससे रिश्ता जोड़कर उसे तो आप सुखी जीवन दे देंगे, पर आपके जीवन का क्या, वो तो खतरे में आ जाएगा। उसके बाद पर ठाकुर ने उसे एक कड़ा सा जवाब दिया, जिसके बाद किसी में हिम्मत नहीं हुई कि वे ठाकुर के आगे कुछ कह सके। रामेश्वर और लक्ष्मी दोनों ही अपने घरों में बैठे रो रहे थे। बेला बेहोशी की हालत में बिस्तर पड़ी थी, उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। रामेश्वर रोते हुए लक्ष्मी से बोले, हमने कभी नहीं सोचा था हमारी बेला की शादी ऐसे होगी। लक्ष्मी भी उसका साथ देते हुए बोली, ठाकुर साहब कैसे बेला संग शादी की बात कर सकते हैं? ओ को अपनी उम्र का थोड़ा सा भी ख्याल ना रहा। बेला के बाबा, हम अपनी बिटिया की ठाकुर से शादी ठाकुर से नहीं करेंगे। रामेश्वर बोला, बेला की अम्मा, हम क्या करें, देखे नहीं गांव वाले कैसे बेला की जान लेने पर उतार हुए। अगर ठाकुर साहब नहीं होते तो सब लोग मिलकर हमारी बेला की जान ले लेते। लक्ष्मी फिर बोली, पर बेला के बाबा, हम समर्थ के दादा से क्या कहेंगे? समर्थ का और बेला का रिश्ता तो बचपन में ही जुड़ गया था। इस बात पर रामेश्वर बोला, अभी तो वो भी गांव में नहीं है, जब वो आएंगे तो हमको वो भी समझाना होगा। दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि तभी ठाकुर के आदमी आ गए। लाखन कपड़े और गहने के थाल को दोनों के सामने रखते हुए बोला, ये सब हमारी छोटी ठाकुरान के लिए है। समय से अपनी बिटिया को तैयार कर देना, कल ठाकुर साहब बारात लेकर आएंगे। लाखन ये बोलकर चला गया और ठाकुर के कुछ आदमी घर को सजाने में लग गए। पूरी रात लक्ष्मी और रामेश्वर ने रो कर बिता दी। लक्ष्मी को बेला की किस्मत पर रोना आ रहा था। अगली सुबह सभी शादी की तैयारियों में लग गए। एक कमरे में बेला को तैयार किया जा रहा था। उसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे। वहीं बाहर न चाहते हुए भी लक्ष्मी और रामेश्वर शादी की तैयारी कर रहे थे। तो इसी बीच उनके दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकी और उसमें से लाकी उतरी। उसके हाथ में कुछ सामान था। उसने सामान को लक्ष्मी के हाथों में देते हुए कहा, काकी, ये पुश्तैनी गहने हैं, ठाकुर साहब चाहते हैं फेरों के बखत बेला यही गहना पहने। वहीं लाकी इधर उधर देखने लगी। ठाकुर के आदमी आसपास ही काम कर रहे थे। फिर वे बेला से मिलने के बहाने उसके कमरे में जाने लगी। तभी मौका पाकर वो रामेश्वर को लेकर दूसरे कमरे में चली गई और उसे ठाकुर का सच बताया। रामेश्वर उसकी बात सुनकर हैरान थे और तभी लाकी ने कहा, काका, बेला को बचाई लो और कोई शादी ना करने दो। रामेश्वर को सच बताकर लाकी बिना बेला से मिले चले गई। वहीं रामेश्वर ने ठाकुर का सच जानकर बेला को भगाने का फैसला किया और फिर उसने बेला को भगा दिया। जब ठाकुर को यह बात न पता चली तो उसने रामेश्वर और लक्ष्मी को चौराहे पर खड़ा कर दिया और सजा सुनाने लगा। पर तभी रामेश्वर और लक्ष्मी बोले, ठाकुर साहब, हमरा ओसे कोनो रिश्ता नहीं। आज उसे वो हमारी बेटी ना ही उससे वो हमारे लिए मर चुकी। हम आपसे माफी मांगते हैं। वो कुलक्षण की वजह से आपका इतना अपमान हुआ। दोनों की बातों से इस बात का प्रमाण दे देता कि बेला अपनी मर्जी से भागी है, उसे किसी ने नहीं भगाया। ठाकुर को दोनों की बात पर भरोसा तो हो गया था, पर उसे लाखी पर भी शक हो रहा था। उसने हवेली आकर लाखी से पूछताछ की तो लाखी ने कहा, हम तो उसे मिले भी नहीं। ठाकुर ने अपने आदमियों से पूछा तो उन्होंने भी लाखी की बात को सही बताया और तभी ठाकुर ने लाखुन को आदेश दिया, ए लाखुन, ओ बेला जहाँ भी भाग कर गई है, ओ को ढूंढ कर ला। हम अपनी बेइज्जती का बदला ओ से लेकर रहेंगे। प्रेजेंट टाइम सारा सच जानकर अबरम की मुट्ठी कसकर बंद हो गई। उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया। वहीं जगवार भी होश में आ गया था और उसने भी सारा सच सुना था। अबरम ने एकटक सुनने में घूरते हुए कहा, तुम कौन हो? वो औरत जो अबरम को सच बताकर जाने के लिए मुड़ गई थी। उसने पलटकर अबरम की बात का जवाब देते हुए कहा, लाखी। अबरम के पूछने पर जगवार लाखी ने उसे अपना नाम बताया तो अबरम और जगवार दोनों उसे हैरानी से देखने लगे। जगवार लाखी को देखते हुए बोला, तो क्या तुमने ही कभी इनकी भागने में मदद की थी? लाखी बोली, हाँ, हमने ही बेला को भगाया था। अगर हम रामेश्वर काका को ठाकुर की नीयत के बारे में नहीं बताते तो बेला की शादी ठाकुर से हो जाती। हमारी जिंदगी तो खराब हो गई, पर हम वो बेला की जिंदगी खराब नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए हम काका को सब बता दिए और बेला को भागना कैसे है ये भी समझा दिए। अब हम उसकी बात सुनकर बोला, अभिनीति कहाँ है? उसकी बात पर लाखी बोली, बेला को ठाकुर छुपा के रखा हुआ है। वो कहाँ है हमको भी नहीं पता, पर ठाकुर आज कुछ करने वाला है। उसकी बात पर अबरम बोला, अब तो कुछ नहीं कर पाएगा। उसके शब्दों से उसका गुस्सा झलक रहा था। उसे इतने गुस्से में देखकर जगवार का गला सूख गया था। तभी लाखी ने कहा, हमको अब जाना होगा, भोर हो गया है। कौन हमको देख लेगा तो हम पकड़े जाएंगे। हम आपसे दोबारा मिलने आएंगे और इस बार हम आपको बेला का पता जरूर बताएंगे। तब तक आप सब यहाँ से जाना नहीं, यहीं रहना। ये बोला कि खुद को काली चादर में सही से ढककर चली गई। उनके जाते ही जगवार ने गुस्से में कहा, ठाकुर का लंगड़ा दिमाग जरूरत से ज्यादा ही काम करता है। उसने कितना कुछ प्लान किया हुआ था। अबरम सोचते हुए बोला, जितना उसके दिमाग को काम करना था कर लिया। अब उसका दिमाग भी उसके शरीर की तरह हमेशा के लिए अपाहिज हो जाएगा। जगवार इस बार भी गुस्से में बोला,
इस कमीने ठाकुर ने कविन को कितना टॉर्चर किया था, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते ही अब्रम के सामने वही सब तरफ से आ गए जो लाखी ने उसे बताए थे। अब्रम ने गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर भींच लिया और मन में कहा, तुम्हें मिली हर दर्द की कीमत ठाकुर को चुकानी होगी। टर्टल, मैं उसके सिरे की बोटी बोटी से इसकी कीमत वसूलूंगा। जितना दर्द उसने तुम्हें दिया है उससे कहीं ज्यादा बुरी मौत मैं उसे दूंगा। गुस्से में अब्रम के हाथ की नसें उभर गई थी और वह भी देखने में पूरा बेस्ट लग रहा था। वहीं सुबह होते ही ठाकुर अपने आदमियों के साथ गांव के बीच चौराहे पर इकट्ठा हुआ। चकिया और हरिया ने भी सभी गांव वालों को इकट्ठा किया। जब सब इकट्ठा हो गए तो ठाकुर ने कहा, हमने दयालुता के किस्से बहुत सुने हैं सबने, पर अब सब अपनी आंख से हमें धोखा देने वालों को सजा मिलते भी देखोगे। सुनते ही सभी गांव वालों में खुसर फुसर शुरू हो गई। ठाकुर साहब को किसने धोखा दिया, कौन है जिसने ठाकुर साहब से गद्दारी की। इसी तरह कई सारी बातें भीड़ में गूंजने लगी। गांव वालों की भीड़ में लक्ष्मी और रामेश्वर भी खड़े थे और बाकी सबकी तरह वो भी यही सोच रहे थे। तभी ठाकुर की आवाज ने सबको शांत कर दिया और ठाकुर ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, 3 महीना पहले की बात तुम लोगों भूल गए होंगे, पर हम ना ही भूले। जब तुम लोगों ने बेला का बहिष्कार किया और उसे गांव से निकालना चाहा, हम सब ने ओ का हाथ थामा और ओ के सर पर छत दी और वो बेला हमको धोखा देकर हमारे मुंह पर बेइज्जती का कालक पोत कर भाग गई अपने शहर यार के साथ और शहर जाकर ओ के संग शादी कर ली। जैसे जैसे ठाकुर बोलता जा रहा था, रामेश्वर और लक्ष्मी की आंखें हैरानी से बड़ी होती जा रही थी। लक्ष्मी रामेश्वर को देखते हुए धीरे से बोली, का ठाकुर को हम बेला के बारे में पता चल गया है। रामेश्वर जी घबराहट भरी आवाज के साथ बोले, ठाकुर की बात से तो यही लग रहा है। वहीं गांव वाले भी ठाकुर की बात सुनकर हैरान थे और आपस में ही खुसर फुसर करने लगे। का उबेला ने शादी कर ली, बड़ी बदचलन लड़की है। ठाकुर साहब ने ओ के लिए क्या कुछ नहीं किया और वो ठाकुर साहब को धोखा देकर भाग गई। हाँ, तुम सही कह रहे हो, बेला को एक ही सजा मिलनी चाहिए। हमारे ठाकुर साहब की बेइज्जती करने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। भीड़ में ऐसी ही कई सारी आवाजें गूंज गई। तभी ठाकुर ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, पर वो शहर जाकर भी हमारी नजर से बच नहीं पाई। ओ को का लगा हमारी बेइज्जती करके वो अपना घर बसा लेगी, ना ही हमारी बेइज्जती की कीमत तो ओ को चुकानी पड़ेगी और आज हम उसे अपने अपमान का बदला लेंगे। आज सब देखेंगे अपनी आंखों से धर्मराज ठाकुर अपने साथ धोखा देने वालों के साथ क्या करता है। ये बोल उसने लाखन को आवाज दी, ए लाखन, ला ओ साली को हमरे सामने। ठाकुर के बुलाने पर लाखन और झुमरू दोनों नीति और पायथन को गाड़ी से निकालकर चौराहे के बीच में खड़ा कर दिया। नीति के दोनों हाथों को पीछे कर बांधा हुआ था। पाइथन के हाथ को भी ऐसे ही बांधा हुआ था। जहां पाइथन की आंखों में कोई डर नहीं था तो वहीं नीति की आंखों में डर था। पाइथन को नीति की चिंता हो रही थी क्योंकि वे बिष्ट की कमी थे। सभी गांव वालों को देखकर पाइथन ने नीति से कहा, आपको डरने की जरूरत नहीं है किमीन, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। नीति रोते हुए बोली, पाइथन भैया, ये सब हमारी वजह से हो रहा है, हम माफी चाहते हैं। ठाकुर की दुश्मनी हमसे और हमारी वजह से अब वो आपको भी सजा देगा। इस बात पर पाइथन कुछ कहता कि उससे पहले ही लक्ष्मी और रामेश्वर दोनों भीड़ को चीरते हुए नीति के पास आए और लक्ष्मी नीति को गले से लगाकर रोते हुए बोली, बेला हमारी बेटियां। नीति भी रोते हुए बोली, अम्मा, हम आप दोनों को दिया वादा पूरा नहीं कर पाए, हमको माफ कर दो। अम्मा बाबा, हम आपकी कसम तोड़ दी। हमारी किस्मत एक बार फिर हमें ये गाँव में ले आई, शायद यही लिखा हमारी किस्मत में। हमारी वजह से आप दोनों को बहुत कुछ सहना पड़ा, हमको माफ कर दो अम्मा बाबूजी। नीति रोते हुए बोल रही थी। उसकी आंखें रोने की वजह से सूज गई थी और चेहरा लाल पड़ गया था। अभी नीति अपने अम्मा बाबा से कुछ और बात कर पाती कि उससे पहले ही चकिया और हरिया आकर लक्ष्मी और रामेश्वर को उससे दूर ले गए। रामेश्वर और लक्ष्मी दोनों ही ठाकुर के कदमों में जाकर गिर गए और अपने हाथ जोड़कर उसके सामने गिड़गिड़ाने लगे, ठाकुर साहब, हमारी बेला को छोड़ दो। रामेश्वर बोला। लक्ष्मी उसका साथ देते हुए बोली, हाँ ठाकुर साहब, हमारी बेला को छोड़ दो। ठाकुर नीति के शादी कर लेने से बहुत गुस्से में था और आज भी उसे बदला लेना चाहता था, इसलिए उसे किसी पर भी दया नहीं आ रही थी, नीति पर भी नहीं जो उसके मन मंदिर में बसी थी। उसने बेरहमी से रामेश्वर और लक्ष्मी को अपनी छड़ी से मारकर दूर धकेला और दांत पीस कर बोला, तो बुरा काहे लग रहा है रामेश्वर, तू तो कहे रही कि तू अपनी बिटिया का अंतिम संस्कार कर दिया तो वो तोहरे लिए मर गई, फिर कैसे आज ओगे तोहरे मन में इतना प्यार उमड़ रहा है। हाँ बोल। ये बोल ठाकुर ने रामेश्वर को अपनी छड़ी से मारा तो अपने बाबा को मार खाते देखकर नीति जोर से चिल्लाई, बाबा। पर ठाकुर पर किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था और उसने फिर से रामेश्वर को मारते हुए कहा, हम तुम लोगों पर भरोसा किया पर तू हमारा भरोसा तोड़ दिया। वो दिन जो भी तू हमसे कहत रहा सब वो झूठ था। ना तूने ही बेला को भगाया और हमारे सामने नाटक किया। अब देख हम तुम लोगों के साथ क्या करते हैं, पहले तो हम बेला से मर ले फिर थोड़ी खबर लेंगे। ये बोल ठाकुर ने लाखन को आवाज दी, ए लाखन, ले जा ई दोनों को और बांध दे। हमारी पहले बिटिया की खबर ले ले, फिर माई बाबा की खबर लेंगे। ठाकुर की बात सुनकर लाखन और झुमरू दोनों रामेश्वर और लक्ष्मी को ले गई। बेला रोते हुए अपने अम्मा बाबा को जाते हुए देख रही थी। तभी ये देखकर पाइथन ने पूछा, कविन ये आपके पेरेंट्स है? नीति ने कहा, ये हमारे अम्मा बाबा है, आज हमारी वजह से दोनों ये हालत में है। फिर पाइथन
उसे समझाते हुए बोला, क्वीन आप फ़िक्र मत करिए, आपके पेरेंट्स को कुछ नहीं होगा, बीस्ट उन्हें बचा लेंगे और हमें भी कुछ नहीं होगा, बीस्ट बस आते ही होंगे। नीति उसकी बात पर कहना चाहती थी कि ठाकुर ने उसे मार दिया है और अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता, पर उसने पाइथन से कुछ नहीं कहा और रोती रही। उसकी आंखों के सामने अबरम का चेहरा आ गया। उसके साथ बिताया एक-एक लम्हा नीति की आंखों के सामने तैर गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। अबरम का चेहरा अभी भी उसकी आंखों के सामने था। तभी ठाकुर तेज आवाज में गाँव वालों से बोला, यही दो कौड़ी की लड़की जिसे हम अपनी ठाकुराइन बनाना चाहते थे। वो अपने यार संग भागकर जो पाप की है की सजा हम चाहते तुम सभी को दो। एक दिन हम ही ई बेला को तुम सबसे बचात रहे और आज ही हम ही तुम सबसे कहते, एक को सजा दो ओ के आशिक, ओ बेला का बूंद बूंद खून ओ के सिरी से बहा दो, उठाओ पत्थर और करो बहिष्कार। ई बेला का गांव वाले जो ठाकुर को अपना सब कुछ मानते थे, उसकी दयालुता ने पहले ही गांव वालों का दिल जीता हुआ था। और जब ठाकुर ने बेला को अपनाने की बात कही तो सभी के मन में ठाकुर के लिए इज्जत और बढ़ गई। इसलिए जब नीति शादी के दिन भागी तो ठाकुर के साथ गांव वालों को भी उस पर बहुत गुस्सा आया और आज ठाकुर की बात ने उनके गुस्से को फिर से जगा दिया था। ठाकुर की बात मानकर सभी गांव वालों ने अपने हाथ में पत्थर ले लिया। ये देखकर पाइथन की आंखें चौड़ी हो गई। वही नीति ने इसे अपना अंत समझ लिया। इससे पहले कोई पत्थर फेंकता, पाइथन जोर से बोला, पागल हो गई होगा तो तुम सब एक औरत को पत्थर से मारोगे, वो भी इस अपाहिज बूढ़े के कहने पर। तुम लोग जानते भी नहीं, तुम लोग किसको मारना जा रहे हो। अपने लिए अपाहिज शब्द सुनकर ठाकुर की बहुत गुस्से में दन गई और उसने लाखन को कुछ इशारा किया। वहीं पाइथन ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, अगर किविन को खरोच भी आई तो वो हमने लोगों को छोड़ेंगे नहीं, तुम जानते भी हो वो किसकी। इसके आगे वो कुछ कहता कि उससे पहले ही लाखन ने डंडे से उसके ऊपर वार किया। डंडा पाइथन के मुंह पर लगते ही उसका मुंह दूसरी तरफ घूम गया और उसके मुंह से खून बहने लगा। नीति जोर से चिल्लाई और लाखन को रोकने लगी, पर लाखन पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ था। वो पाइथन को मारता रहा। उसका मुंह पूरा खून खून हो गया। तब जाकर लाखन ने उसे मारना छोड़ा और गाँव वालों से कहा, दिखा दो इन दोनों को हमारे यहाँ प्रेमियों के साथ कैसा सलूक किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।